I am Dr. Alpna Johari, Associate Professor in Botany, JTB Government Girls College, Kota. Today the topic is bioactive immobilization, यानी जैव सक्रिय निश्चलन। नेल्सन एंड ग्रिफिन ने 1916 में सबसे पहले इस प्रोसेस को देखा। उन्होंने देखा कि एड्जॉर्ब्ड एंजाइम भी सेम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि एंजाइम काम करते हैं। बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें एंजाइम्स या सेल्स के मूवमेंट को रोकने के लिए किसी सुटेबल मैट्रिक्स पर एड्जॉर्प्शन कराया जाता है और उसके बाद स्टेबल कंडीशन में बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं, यानी उनके ऊपर ही सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरह इस टेक्निक से कई उपयोगी जो सब्सटेंसेस हैं उनको आसानी से और कम खर्च में प्रोड्यूस किया जा सकता है। इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स अधिक स्टेबल होते हैं। इस प्रोसेस में एंजाइम्स का एड्जॉर्प्शन होता है। एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण, यानी वो सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। तो जो एड्जॉर्ब एंजाइम हैं और सेल्स हैं उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इमोबिलाइज्ड मटेरियल्स। एडवांटेजेस क्या हैं कि ये सिंपल है, सस्ता पड़ता है और इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स का रीयूज हो सकता है। ये स्टेबल होते हैं। इसमें रिएक्शंस को कंट्रोल करना और मॉनिटर करना इजी है। जब चाहें तब हम एंजाइम को रिमूव करके रिएक्शन को रोक सकते हैं। टाइम सेविंग, समय की बचत होती है। इनका कॉमर्शियल यूज भी काफ़ी है, जैसे कई एमिनो एसिड्स फ्रक्टोज सिरप बनाने में बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। एंजाइम और प्रोडक्ट का जो सेपरेशन है वो भी इजी है। वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोसीजर ऑफ बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन के लिए सबसे पहले डिजायर्ड कैरेक्टर की जो सेल्स होती हैं उनका कल्चर किया जाता है। सेल्स को जीवित रखने के लिए और प्रोडक्ट की बायोसिंथेसिस के लिए इमोबिलाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करना जरूरी होता है। जो कल्चर्ड सेल्स हैं उनसे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कई जो सुटेबल एड्जॉर्बेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स पोरस कार्बन, क्ले, परफोरेटेड ग्लास, पॉलीमेरिक एरोमेटिक रेजिन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन के कई मेथड्स हैं, जैसे एड्जॉर्प्शन, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, एनकैप्सुलेशन, एंट्रैपमेंट, कोपॉलीमराइजेशन या क्रॉस लिंकेज। तो सबसे पहला है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण। इसमें किसी एंजाइम या सेल्स को एक मैट्रिक्स पर एड्जॉर्ब कराया जाता है। उसकी एक्सटर्नल सरफेस पर भी एड्जॉर्ब कराया जा सकता है या फिर इंटरनल सरफेस पर भी एड्जॉर्ब कराया जाता है। तो जो एक्सटर्नल सरफेस वाला है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कई बार माइक्रोबियल अटैक हो जाता है। एडवांटेज ये है इसका कि पोर डिफ्यूजन नहीं होता इसमें, जबकि जो इंटरनल इमोबिलाइजेशन है उनमें पोर डिफ्यूजन हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हम देखें तो यीस्ट को जैसे परफोरेटेड ग्लास पर एड्जॉर्ब करा के ग्लूकोज से इथेनॉल बनाया जाता है। इसी तरीके से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जिलेटिन पर एड्जॉर्ब करा के लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। एंजाइम एड्जॉर्प्शन के लिए जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होने चाहिए। इसको मैट्रिक्स या कैरियर कह सकते हैं। इनका इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करना चाहिए और ये ऐसे होने चाहिए जिस पर एंजाइम अच्छी तरीके से बंध जाएं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सिलिका जेल, DEAE सेल्यूलोज, स्टार्च, कार्बन, DEAE सेफोडेक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एंजाइम और मैट्रिक्स लो एनर्जी बॉन्ड से आपस में अटैच रहते हैं। तो लो एनर्जी बॉन्ड जैसे वॉन्डरवॉल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक इंटरैक्शंस। अब ये जो एंजाइम एड्जॉर्प्शन है ये कई तरीके से किया जा सकता है। पहला है स्टैटिक प्रोसेस, स्टैटिक या स्थैतिक।
इस मेथड में एंजाइम सॉल्यूशन और एड्सॉर्बेंट को मिक्स करके बिना शेक किए एक कॉलम में पैक कर देते हैं। काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है ये, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस में क्या करते हैं, एंजाइम सॉल्यूशन और जो एड्सॉर्बेंट है उसको मिक्स करके शेक करते हैं, तो उसके लिए मैकेनिकल शेकर्स यूज़ किए जाते हैं। सेल्स को एड्सॉर्ब कराने के लिए परफोरेटेड ग्लास, DEAE सेल्यूलोज, ये इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टर लोडिंग। तो ये जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स की कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस में मैट्रिक्स को पहले रिएक्टर में डालते हैं, उसके बाद एंजाइम सॉल्यूशन को रिएक्टर में डालते हैं और फिर दोनों को उसके अंदर शेक किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रो निक्षेपण प्रक्रम। इसमें इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो एंजाइम्स मैट्रिक्स की तरफ मूव करने लगते हैं, तो इसके कारण मैट्रिक्स पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी सह संयोजक बंध। इस मेथड में एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो जो एंजाइम्स या सेल्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए प्रोटीन फंक्शनल ग्रुप्स काम करते हैं, जैसे एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, इंडोल ग्रुप, इनका यूज होता है। इसमें बाइंडिंग स्ट्रांग होती है। इनमें कभी कभी पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स भी यूज कर लिए जाते हैं जो एंजाइम और मैट्रिक्स के डिफरेंट ग्रुप से रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूटरल्डिहाइड एंजाइम और मैट्रिक्स के एमिनो ग्रुप से रिएक्शन करता है। इस प्रोसेस में एंजाइम का मॉडिफिकेशन हो जाने के कारण डीनेचुरेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग मेथड में एंजाइम आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं। इसमें DEAE सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, DEAE सेफेडेक्स इनको यूज करते हैं। इसमें खर्च कम आता है, आसानी से ये प्रिपेयर हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी भी बहुत अधिक होती है। लेकिन आयनिक इंटरेक्शन एंजाइम एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है, इसलिए धीरे धीरे इनका इफेक्ट खत्म भी हो जाता है, तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट मेथड है एनकैप्सुलेशन या संपुटीकरण। इस मेथड में एंजाइम्स की एक ड्रॉप और सेल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घेरकर माइक्रो कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, तो जिससे एंजाइम कैप्सूल के अंदर ही रहता है, लेकिन जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट वो तो अंदर या बाहर आ जा सकते हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। और जो मेम्ब्रेन इसमें बनती हैं ये नायलॉन या सेल्यूलोज नाइट्रेट या सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट की हो सकती हैं। इस मेथड में क्या होता है कि एनकैप्सुलेशन जब करना होता है तो वाटर में केमिकल पॉलीमराइजेशन के द्वारा एक इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन बनाते हैं और उसी समय उसमें एंजाइम डाल देते हैं ताकि वो मेम्ब्रेन से घिर जाए। एंजाइम के एक्वस सॉल्यूशन को डिजायर्ड इमिसिबल सब्सटेंसेस मिला करके फिर शेक किया जाता है, इससे एंजाइम इस सब्सटेंस से घिर जाता है। सेल्स के एनकैप्सुलेशन के लिए पॉलिएस्टर, कैल्शियम एसीटेट, इथाइल सेल्यूलोज इनका यूज करते हैं। ये मेथड इजी भी है, चीप भी है। मेडिकल जो एप्लीकेशंस हैं उनमें इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एंट्रैपमेंट। इस मेथड में सेल्स या एंजाइम मैट्रिक्स से डायरेक्ट अटैच नहीं होते। एंजाइम या सेल्स को एक नेट लाइक मैट्रिक्स में उलझाया जाता है, एंट्रैप किया जाता है, और ये मैट्रिक्स क्या है, पॉलीमर। ये मेथड सिंगल सेल्स या सेल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन सेल्स के बड़े ग्रुप हों या कैलस का जो इमोबिलाइजेशन है वो भी इस मेथड से किया जाता है। तो इसमें बायोकैटलिस्ट और मोनोमर सॉल्यूशन को ऐड करते हैं और फिर पॉलीमराइजेशन किया जाता है। इसमें नेचुरल और केमिकल पॉलीमर्स को जेल की तरह यूज करते हैं। जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं जैसे जिलेटिन, अगर अगर, कैराजिनिन, कैल्शियम एल्जिनेट, सेल्यूलोज ट्राईएसीटेट, ये सब यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा पॉलीएक्रिलेमाइड जेल यूज किया जाता है। तो जेल का जो पोर साइज है वो एंजाइम के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, लेकिन कई बार पॉलीएक्रिलेमाइड का जब पॉलीमराइजेशन होता है उस समय फ्री रेडिकल्स एंजाइम की एक्टिविटी में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, यानी बाधा डालते हैं उस समय। इस मेथड द्वारा ई कोलाई, यीस्ट और कई फंजाई का इमोबिलाइजेशन करके
कई यूजफुल जो सब्सटेंसेस हैं उनका प्रोडक्शन किया गया है। नेक्स्ट है कोपॉलीमराइजेशन और क्रॉस लिंकेज। ये मेथड सभी मेथड से चीप है, इजी है और फास्ट है। इसमें एंजाइम्स या सेल्स को बाईफंक्शनल या मल्टीफंक्शनल रिएजेंट्स द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। बाईफंक्शनल यानी द्विकार्यशील और मल्टीफंक्शनल बहुकार्यशील। एंजाइम को डायरेक्ट यूज करते हैं या पहले इसको इंसॉल्युबल मैट्रिक्स पर एड्सॉर्ब कराते हैं और उसके बाद फिर क्रॉस लिंक कराते हैं। इससे क्या होता है, 3D कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके लिए ग्लूटाल्डिहाइड, टोलुइन डाइआइसोसाइनेट इन सब का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता जो है कम हो जाती है, क्योंकि कई बार क्रॉस लिंक के कारण एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कॉमर्शियल लेवल पर इस मेथड को बहुत अधिक यूज किया जाता है। तो ये आपने आज पढ़ा बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन के बारे में। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसमें कई बार कॉस्ट बहुत अधिक भी आती है, काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, और जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है या स्टेबिलिटी है कई बार उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता है वो। और किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए इस टेक्निक को हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एंजाइम इमोबिलाइजेशन की जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको दिखाया गया है। तो सबसे पहला मेथड है एड्सॉर्प्शन, जिसमें एंजाइम मैट्रिक्स से एड्सॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, उसकी सरफेस पर अटैच हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्रॉस लिंकेज में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो एंजाइम्स के बीच में ही आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्रॉस लिंकेज दिखाई दे रहे हैं। इसमें एंजाइम का एंट्रैपमेंट किया जाता है, उसको उलझाया जाता है एक तरह से नेटवर्क बना करके। एनकैप्सुलेशन में माइक्रो कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन का। थैंक यू।